आइए हम लोग देखते हैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों को जानना होगा। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है। वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए जो एक से शुरू होकर अनंत तक आपको जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या हम कहेंगे। तो वैसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए जो एक से होकर अनंत तक जाता है, या कहिए कि एक शुरू होकर अनंत तक जाता है, या फिर कहिए गिनती का वैसा संख्या जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। या सीधे कहिए कि गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे होंगे etc। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत न हो, तो कहा ही गया है अनंत तक, एक से होकर अनंत तक जाता है, जाता है कहां तक, अनंत तक, तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका कहीं अंत नहीं है। अनंत मीन्स जिसका कहीं अंत न हो उसको कहते हैं अनंत। तो ये कभी कहीं खत्म नहीं होने वाला है। आप काउंटिंग करते रह जाइएगा पूरे लाइफ खत्म हो जाएगा, बट ये क्या होगा, आपका गिनती खत्म नहीं होगा। अब दूसरा चीज जान लीजिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में भी आपको क्या होता है, जीरो से शुरू होकर वैसा संख्या जो जीरो से शुरू हो, जीरो से अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 0 1 2 3 4 ... तो ये होता है, मतलब ऐसा संख्या जो जीरो से होकर कहां तक जाता है, अनंत तक। जीरो से अनंत तक जाता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जीरो से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसमें जान लीजिए कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिनती के संख्या को जीरो के साथ मिलाकर क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती का संख्या एक से शुरू हो गया, उसमें मिला दीजिए जीरो, उसके साथ मिला दीजिए जीरो, टुगेदर विथ जीरो। तो टुगेदर विथ जीरो जब हो जाएगा, मतलब उसके साथ जब जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और ये भी क्या होता है, आपको अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है, इसका भी कोई अंत नहीं है, इसका भी कहीं अंत नहीं होता है। अब देखते हैं दोनों में क्या होता है कॉमन। तो दोनों में कॉमन एक चीज होता है, आप देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, इनसे डिनोट करते हैं 1 2 3 ... ये हो गया होल नंबर हो गया, आपको W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। और ये आपका शुरू होता है 1 0 1 2 3 ... तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप, प्रत्येक नेचुरल नंबर मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या देख रहे हैं, इसमें शामिल है ना। इसमें ये भी है और ये भी है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि प्रत्येक इसमें का जो है वो इसमें शामिल है, इसके आगे भी जाएगा तो शामिल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो प्रत्येक मतलब सब होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा है जो नहीं हो रहा है, इसलिए कहा जाता है, आप बुक में देखिएगा लिखा होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। ये सब तो हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नहीं हो सकता है। हो तो सकता है बट प्रत्येक नहीं। फटाफट आप नोट करते जाइए। तो प्रत्येक नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये आपको नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो ये तो था आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब जानते हैं इसके आगे कुछ और भी बात है। इसके आगे हमको जानना है जो आप पहले से जानते होंगे, सम संख्या। सम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहा जाता है। तो जान लीजिए, कोई भी ऐसा संख्या हो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे वो संख्या बड़ा हो या छोटा हो, उससे हमको मतलब नहीं है, उसमें 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, आप देखिए कट गया। 2 को भी लीजिए तो 2 से 2 दूना 2 इकाई 2 कट गया। 8 को भी ले लीजिए तो 2 चौका 8 कट गया। कोई भी, चाहे वो छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या भी आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 से पूरा पूरा लग जाना चाहिए। 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 4 उतारिएगा तो 2 दूना 4 कट गया। इट मीन्स मेरा परिभाषा ही कह रहा है क्या, कि कोई भी संख्या हो जो जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है, जिसमें 2 से, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, अपने भाषा में हम पढ़ते हैं, हमेशा एग्जाम में आप देखिएगा लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों में इसको लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये था आपका सम संख्या। अब अनदर देखेंगे विषम संख्या। कुछ बेसिक बातें देख लेंगे, उसके बाद जानेंगे वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या और ये परिमेय संख्या। इसके बारे में प्राकृतिक संख्या तो जान लिए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब जानेंगे अभी यहाँ पर। पहले देख लेते हैं इसको। तो ये हो गया। अब है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 5 7 9 डॉट डॉट, इसके आगे कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। विषम संख्या क्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उसमें 2 से भाग दीजिए, अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 में 2 से देखिए तो डिवाइड हो रहा है, 2 इकाई 2, शेष बच जा रहा है। 5 में भी आप लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 दूना 4, शेष बच जा रहा है। इसके अलावा कोई बड़ा से बड़ा संख्या भी आप ले सकते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए या छोटा से छोटा संख्या ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसमें अगर 2 से भाग नहीं लगता है तो वो क्या होगा, 2 इकाई 2 होगा आपका। तो कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा संख्या ले लीजिए, अगर उसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो वो विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 लगाएंगे आप, ये कट जाएगा, 5 उतारिएगा, आपको फिर भाग लगाइएगा, 2 दूना 4, क्या देख रहे हैं, शेष 1 बच जाएगा। मतलब शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा, आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष कुछ ना कुछ आपको बच जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को ही हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, याद रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में जल्दी। वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए आगे जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या तो वैसा कोई भी वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप से ही भाग लगता है वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसमें केवल एक और अपने आप मतलब वो जो संख्या है उसी से, अपने आप से ही भाग लगता है। उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा आपका, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट इसके आगे। मतलब कोई भी ऐसा संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, वैसा कोई भी संख्या लीजिए जिसमें क्या हो, एक से और अपने आप से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे। जैसे 2 को आप ले लीजिए, 2 को ले लीजिए तो 1 से डिवाइड कीजिए तो 2 इकाई 2 आपका कट गया। अब आप इसमें 2 से भी भाग लग जा रहा है। कहने का मतलब वो जो संख्या है उसमें 1 से लगना चाहिए और उसमें अपने आप से, तो 2 था और 2 में 2 से दिए तो अपने आप से हुआ ना, जो चीज है उसमें उसी से भाग लगाएंगे तो वो अपने आप हो गया। तो यहाँ 2 है और 2 में 2 से ही भाग दे रहे हैं तो क्या हो गया, अपने आप हो गया। तो यहाँ पर हम लेंगे कि वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप से ही भाग लगेगा। तो इसमें जितना भी एग्जाम्पल है आप सबको भाग देके देख सकते हैं, सब में एक से और अपने आप से ही भाग लगेगा और किसी से भाग लगाइएगा तो क्या होगा, आपको शेष बच जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप से ही भाग लगता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो ये था आपका अभाज्य संख्या। अब आगे जानेंगे यौगिक संख्या क्या होता है। तो देखिए यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या क्या होता है, तो ऐसा संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से भी भाग लग जाएगा उसको क्या कहेंगे, हम यौगिक संख्या कहेंगे। एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे
संख्या से भी भाग लग जाता है, भाग लग जाता है, उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप, वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से भी भाग लग जाएगा उसको क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी आपको हो सकता है, इसके आगे भी बहुत सारा होगा, ITC बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से भी भाग लगना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए 4 है, तो 4 में 1 से तो भाग लग जा रहा है, इसके अलावा 4 में अपने आप मतलब 4 से ही भाग देना होगा तभी अपने आप होगा, जो वो है उसी से। तो 4 है तो 4 में 4 से ही देंगे तो अपने आप से होगा, तो 4 का ही आपका 4 लग गया। इसके अलावा देखिए कोई दूसरा से भी भाग लगना चाहिए। मेरा परिभाषा क्या कह रहा है, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा से भी भाग लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोई दूसरा 2 ले लीजिए, तो 2 से 4 में लग रहा है कि नहीं, मतलब एक और अपने आप के अलावा 2 से भी भाग लग रहा है। कोई भी संख्या हो जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा से भी कोई भी दूसरा संख्या से भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे आप, अभाज्य यौगिक संख्या, उसको यौगिक संख्या कहेंगे। इसके अलावा ये तो 4 था, 6 में भी देख सकते हैं, 6 को भी ट्राई करके आप देखिए, 1 से भाग लग जा रहा है, कट गया। अब आप यहां पर देखिए 6 को अपने आप से लगाइए तो कट गया। अब इसके अलावा 2 से भी 6 में लग जा रहा है, इसके अलावा 3 से भी लग जाएगा आपको। तो इस तरह से मेरा परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी कोई भी दूसरा संख्या से भी भाग लग जाता है, तो वैसे सारे संख्या को हम क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। तो एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी भाग लगना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे, अदरवाइज उसको यौगिक संख्या नहीं कहेंगे, याद रखिए। तो एग्जाम्पल हमने जितना दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आप परिभाषा के अनुसार, जिसमें एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरे संख्या से भी भाग लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और कि अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या यौगिक संख्या को, सॉरी यौगिक संख्या को, आप यौगिक संख्या को क्या कर सकते हैं, यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं यौगिक संख्या को। जैसे देखिए आप यौगिक संख्या 4 है तो 4 का आप क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 लिखिएगा, और 6 है तो 6 को क्या लिखिएगा, 2 तिहाई 6 लिखिएगा, और उसके बाद 8 है तो 8 को क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 लिखिएगा, 9 है तो 9 को क्या लिखिएगा, 3 तिहाई 9। मतलब कोई भी यौगिक संख्या हो, कोई भी यौगिक संख्या हो, कोई भी यौगिक संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करके लिख देते हैं इस तरह से, तो उसका गुणनखंड हो जाता है, ये गुणनफल हो गया, गुणनखंड का गुणनफल। तो देखिए जितना भी अभाज्य संख्या होता है, यौगिक संख्या होता है, जितना भी यौगिक संख्या होता है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को क्या लिखे, 2 गुने 2, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 को क्या लिखे, 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देख रहे हैं ना, मतलब जितना भी यौगिक संख्या होगा उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आप नोट में याद रखिएगा कि अभाज्य नोट में क्या याद रखेंगे कि यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आपको 1 नंबर वाले एक्सरसाइज जब शुरू कीजिएगा बनाना भारतीय भवन का, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर भरने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसमें जरूर एक क्वेश्चन आएगा कि डैश संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो डैश के जगह पे क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या, यानी यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये हो गया आपका यौगिक संख्या। अब आगे जानेंगे हम लोग। तो आगे देखिए क्या होता है आपका सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या,
सह अभाज्य। तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उसका मौसा निकालिए, अगर एक आता है तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसा दो संख्या जिसका मौसा एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 9 16 ले लीजिए, 16 25 ले लीजिए, 16 25। तो ये अलग है और ये अलग है। तो हमको परिभाषा क्या कर रहा है कि कोई भी दो संख्या जिसका मौसा एक होता है उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 9 और 16 का देखिए मौसा निकालिए, तो 9 और 16 गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं आप। तो देखिए 9 इकाई 9 7, फिर 9 को यहाँ उतारिएगा, 7 इकाई 7 2, 7 को यहाँ उतारिएगा आपको, तो क्या हो जाएगा 2 इकाई 6, क्या बचा हो 1 से लगाइएगा 2 में यहाँ, तो 1 2 इकाई 2। तो फाइनली जिससे कटता है उसी को मौसा कहते हैं। तो फाइनली 1 से काटा तो मौसा क्या आया, तो इसका मौसा क्या आया 1 आया। इसका मौसा आप निकाले तो 1 आएगा। उसी तरह से इसका मौसा भी निकालिएगा, 16 25 का भी तो 1 आएगा। मतलब कोई भी दो संख्या ले लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए जिसका मौसा 1 होता है उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसी को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। कोई भी दो संख्या ले लेना है, अगर उसका मौसा 1 आता है तो उसको हम सहअभाज्य कहेंगे। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अब आते हैं अपने चैप्टर पर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो हमारा चैप्टर में ये अभी तक जो बताया वो भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो क्या जहां पर आपको q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या कहता है आपका परिभाषा कि कोई भी संख्या ले लीजिए जो p बटा q के रूप में हो। p बटा q के रूप में जो संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो p बटा q के रूप में संख्या जो होगा वही परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3/2 ले सकते हैं, 5/2 ले सकते हैं, कोई भी बहुत सारा एग्जांपल होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए जो p बटा q के रूप में होगा, तो देखिए ऊपर p और नीचे q, तो p बटा q के रूप में होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो मेरा परिभाषा ही कहता है जो संख्या p बटा q के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये 1/2 हो गया, जैसे 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन क्या कहा कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p और कोई दो संख्या हो सकता है, कोई भी दो संख्या हो सकता है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, ये q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 मतलब ऊपर वाला नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, कोई संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये p तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई 0 बटा संख्या करते हैं तो भाग देते हैं तो 0 आता है, 0 बटा संख्या करते हैं भाग देते हैं तो 0 आता है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कितना होता है ये कोई नहीं जानता है। कोई संख्या में 0 से भाग दें तो कितना होता है, क्या होगा, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है आज तक। तब जब हम जानते ही नहीं है, तो इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे कैसे, मतलब कितना लिखेंगे। जब जानते ही नहीं है तो कितना लिखेंगे, हमको पता नहीं है। जब हमको पता नहीं है तो क्या है, ये हम इसको p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए अब समझ गया आप कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नीचे वाला का भी 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है।
और प्रत्येक संख्या भी आप याद रखिए परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक संख्या भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जितना भी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है। और जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है। जीरो के नीचे देखिए 1 छुपा है, तो p/q तो हो गया। परिभाषा कहा कि ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला यहाँ जीरो नहीं है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए याद रखेंगे कि एग्जाम्पल तो हम ये दिए ही, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जीरो भी परिमेय संख्या होता है, और जितना भी संख्या होता है वो सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ और बातें। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, शांत या अशांत होता है। शांत या अशांत होगा तो आवर्ती होगा, शांत या अशांत आवर्ती होता है। जैसे आप बात कीजिए 1/2, तो 1/2 को डिवाइड कीजिएगा 0.5 हो जाएगा। मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट गया तो वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, शांत। मतलब दशमलव के चाहे 1 अंक 2 अंक तक, चाहे दशमलव के 3 अंक तक कोई भी संख्या लीजिए, चाहे जितना, कहीं ना कहीं दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट जाना चाहिए। दशमलव देने के बाद भी कहीं ना कहीं जाके कट जाना चाहिए। दशमलव देने के बाद भी कहीं ना कहीं जाके हमको कट जाना चाहिए। दशमलव के चाहे जितना अंक के बाद कटे, लेकिन कट जाना चाहिए पूरा पूरा, तब ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इस तरह का जो भी परिमेय संख्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या का ये रूप हो, कोई भी परिमेय संख्या का ये रूप हो, या ये भी एक है, हम इसको डिवाइड किए तो कितना आया हमको 0.5 आया। मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट गया। तो कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट जाता है पूरा पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत हो गया। शांत मतलब जाके कट गया, अब आगे कोई काम नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही दशमलव के बाद चाहे जितना अंक के बाद पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, कट जाए, उस तो वही कहलाता है आपको क्या, शांत। तो इसलिए कहते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। अशांत मीन्स पूरा पूरा कटेगा नहीं, और आवर्ती मीन्स एक ही संख्या बार बार आते जाएगा। जैसे देखिए 1/3 एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 0.3। 1/3 की बात कर रहे थे, तो 1/3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 1.333333 आपको आते जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये दशमलव के बाद भी कहीं भी कट नहीं रहा। देखिए एक ही संख्या बार बार, तो दशमलव के बाद भी कटे नहीं तो वो क्या हो गया, आपको अशांत हो गया। दशमलव के बाद कहीं भी ना कटे तो उसको अशांत कहते हैं, और एक ही संख्या बार बार आता है तो उसको क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या बार बार आ रहा है और कट भी नहीं रहा है, तो ये क्या है, आपको अशांत, आपको आवर्ती हो गया। तो इसलिए कहा जाता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत आवर्ती होता है। मतलब पूरा पूरा कटेगा भी नहीं और एक ही संख्या बार बार आते जाएगा। पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है और एक ही संख्या बार बार आते जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। तो ये होता है। इसके अलावा बहुत सारा, कोई भी दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कटवे नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, आपको अनावर्ती हो गया। एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो आवर्ती हो गया, और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो याद रखिए कि जब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कटवे नहीं करेगा, कहीं भी नहीं कटेगा। एक ही संख्या आपको बार बार आते जाएगा, एक ही संख्या बार बार आते जाएगा, चाहे वो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद एक ही संख्या बार बार आते जाएगा। एक ही संख्या बार बार, देख रहे हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद एक ही संख्या बार बार। इस तरह से कोई भी संख्या में कोई भी एक निश्चित अंतराल के बाद पूरा पूरा कटे भी नहीं और एक निश्चित अंतराल के बाद एक ही संख्या बार बार आते जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, तब उसको आप कहेंगे ये अशांत आवर्ती। तो ये होता है आपका परिमेय संख्या का, याद रखिएगा। तो हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं, वैसा संख्या जिसका
क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या में जान लीजिए कि वैसा संख्या होता है जिसको हम p बटा q के रूप में वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ अपरिमेय लगा दीजिए। अपरिमेय उसे ही क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आप √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए √2 का आप वर्गमूल जानते हैं 1.414 होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1.414 ये अब निकलते जाएगा। हम लोग 3 अंक तक निकाल के ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसके आगे भी क्या होगा? निकलेगा। इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के 3 अंक तक ही निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन ये अभी यहीं तक रुकता नहीं है, इसके आगे भी निकलते जाएगा। इसके आगे भी क्या होगा? निकलते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आपको अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए p बटा q के रूप में हम दशमलव उड़ाएंगे तो कितना जीरो देंगे? हम तो फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो हम p बटा q के रूप में लिखेंगे कैसे? जब हम p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ पर भी q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कितना लिखिएगा आप जान ही नहीं पाइएगा। √2 बटा 0 कीजिएगा तो कितना होगा ये आप जान ही नहीं पाइएगा। आप जानते हैं कि कोई संख्या बटा हम 0 बटा कोई संख्या करते हैं तो 0 होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कोई संख्या बटा 0 करते हैं तो कितना होता है, कोई संख्या बटा 0 करते हैं तो कितना होता है, ये हम नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? लिख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से एक नया परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार आपको अशांत अनावर्ती होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। मतलब पूरा पूरा कटेगा भी नहीं और एक ही संख्या बार बार आएगा भी नहीं। पूरा पूरा कटेगा भी नहीं आपको और एक ही संख्या बार बार आएगा भी नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है और एक ही संख्या बार बार आ भी नहीं रहा है। तो दशमलव प्रसार के बारे में अगर पूछता है अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ से हम परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर का थ्योरम खत्म हो गया। एक चीज और बता देते हैं हम आपको, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में 3 चीज होता है। देखिए, धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है और एक आपको 0 होता है। तो जो प्लस में संख्या होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो माइनस में संख्या होते हैं उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। 0 न धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। 0 को कहीं आप नहीं देखते हैं, ना माइनस में ना प्लस में लिखा जाता है। तो ये 0 न धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। तो इस तरह से तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या 3 तरह का हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 न धनात्मक न ऋणात्मक होता है। अब जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में एक चीज जान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या आप कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, कोई अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो वास्तविक संख्या का एग्जांपल देना हो तो कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या होता ही है आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल में, वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में कोई भी संख्या लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर का आपको वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरम हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज कैसे बनेगा, वो इतना नोट कर लीजिए।